दिव्या के ससुराल का रहस्य, अपनों पर किए गए विश्वास को तार तार कर देने वाली एक लंबी कहानी, अंतिम भाग। दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि दिव्या के मंझले चाचा ससुर ने दिव्या को बताया कि किस तरह से उसकी छोटी चाची सास ने चालाकी से उसकी सास तथा उसकी मंझली सास को मार डाला था, न कि उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी। लेकिन दिव्या को इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और उसे लग रहा था मंझले चाचा जी को वहम हो रहा है। चलिए देखते हैं अब आगे की कहानी। दिव्या की छोटी चाची सास अब अपने मायके से वापस आ चुकी थी, लेकिन दिव्या के मन में अभी भी मंझले चाचा जी की कही गई बातें चल रही थी कि छोटी सास ने ही उसकी सास और मंझली चाची सास को मार डाला है। और दादी की मृत्यु कैसे हुई, इस बात पर भी उनको शक है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं, इसलिए वह बता नहीं पाए थे। पर उनका कहना था कि उसकी दादी सास को भी जरूर छोटी चाची ने ही मारा होगा। खैर, दिव्या आज बहुत खुश थी। सुबह सुबह उसे पता चला था कि वह गर्भवती है और उसने सबको यह बात बताई थी। घर में सब बहुत खुश थे। मंझले चाचा ससुर ने इशारों इशारों में दिव्या से अपना ख्याल रखने के लिए कह दिया था, क्योंकि उन्हें तो घर में और कोई पसंद करता नहीं था और दिव्या भी उनसे छुप छुप कर ही मिलती थी। खैर, दोपहर के वक्त जब सब लोग खाना खा रहे थे तो छोटी चाची सास के बेटे ने अपने भैया अनुराग से बोला, भैया मेरे लिए एक बाइक खरीद दो ना। और अनुराग ने बोला, चलो अभी दिलवा देता हूँ। अब बाइक कोई छोटी मोटी चीज तो होती नहीं, 1,00,000-1,50,000 की तो मिलेगी ही। इधर दिव्या खुद माँ बनने वाली थी और सोच रही थी कि इस तरह से तो छोटी चाची सास और चाचा ससुर और उनके बच्चे हम लोगों को लूटते ही जाएंगे। अपनी हर चीज की फरमाइश अनुराग और उसके ससुर से ही करते हैं, और कभी कभी जब उसकी ननंदे आती है तो जीजा से काफी कुछ निकलवा लेती है, छोटी साली बनकर, छोटी चाची सास की बेटी। अनुराग ने जैसे ही बाइक के लिए हाँ कही, दिव्या ने बोला, अनुराग प्लीज, बाइक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, आप चाची से बोलिए, वह खुद उसकी बाइक खरीद कर दे देंगी। अब हमारा परिवार भी बढ़ने वाला है, पैसे थोड़े बचाने सीखिए। आप और पापा बिना सोचे समझे बड़े से बड़ा खर्चा चाचा के परिवार के लिए कर देते हैं। ठीक है, मैं इसे गलत नहीं बोलती, पर वह भी तो कुछ करे। वह तो कभी 1 रुपया भी हमारे ऊपर खर्च नहीं करती। ऐसे रिश्ते निभाने से क्या फायदा जो एक तरफा चल रहे हो। चलो 1,000-2,000 की बात होती तो कोई बात नहीं, पर बाइक तो 1,00,000-1,50,000 में आएगी। अनुराग ने बोला, दिव्या तुम दिमाग मत लगाओ इन सब बातों में, तुम बस अपना ख्याल रखो। पैसों का हिसाब किताब मैं और पापा देखते हैं, हम देख लेंगे कब क्या और कैसे करना है। लेकिन अब दिव्या को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह जितना ही अपने ससुर जी और अनुराग को रोका करती थी फालतू के पैसे खर्च करने के लिए, उतना ही छोटी चाची और उनके परिवार उसके ससुर और पति को लूटते रहते थे और अपने सारे पैसे बचाते रहते थे। लेकिन अनुराग और उसके ससुर जी को यह बात कभी भी समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज दिव्या कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी दिख रही थी। शायद वह गर्भवती थी तो उसमें चिड़चिड़ापन आ रहा था और उसने बोला, अनुराग कोई बाइक खरीद कर नहीं देंगे। अनुराग, जो कि हमेशा दिव्या से बहुत प्यार से बात करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था, दिव्या के ऊपर बुरी तरह से भड़क पड़ा और गुस्से में दिव्या के ऊपर हाथ भी उठा दिया कि तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम चुपचाप अपने काम से काम रखो, खबरदार जो मेरे मामलों में कभी कुछ बोला। दिव्या हैरान हो गई कि अनुराग उसके ऊपर हाथ कैसे उठा सकता है, और अनुराग को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अपने होश में नहीं है। उसकी आंखें अजीब सी हो रही थी। यह सब शोरगुल सुनकर दिव्या के ससुर जी भी बाहर आ गए और देखा कि दिव्या और अनुराग में बहस चल रही है। और ससुर जी को समझते देर नहीं लगी कि अनुराग अपने होश में नहीं है। उधर दिव्या की नजर अपनी चाची सास पर पड़ी तो वह कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रही थी और दिव्या का दिल कर रहा था कि जाकर चाची सास को एक थप्पड़ लगा दे, क्योंकि उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्होंने अनुराग को अपने वश में कर रखा है। दिव्या समझ चुकी थी कि मंझले चाचा ससुर गलत नहीं बोल रहे हैं। घर के सब लोग लगभग बाहर हॉल में आ चुके थे यह तमाशा देखने के लिए। मंझले चाचा ससुर को भी समझते देर नहीं लगी कि छोटी ने अपना खेल शुरू कर दिया है। अनुराग गुस्से में अपने कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दिव्या ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उसने इतना कुछ सीरियसली नहीं लिया था और सोचा जब अनुराग का मूड ठीक होगा वह खुद ही बाहर आ जाएगा और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा। लेकिन अनुराग ने जैसे ही अपना कमरा बंद किया, दिव्या के ससुर जोर जोर से बोलने लगे, अनुराग बेटा बाहर आ जा, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, बाहर आ जा। पर अनुराग चुपचाप अपने बेड पर बैठा हुआ था।
जो कि खिड़की से दिखाई पड़ रहा था। दिव्या ने बोला, पापा आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बेड पर ही तो बैठे हुए हैं अनुराग। गुस्सा ठंडा होगा तो बाहर आ जाएंगे। वैसे भी मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ कि यह सब कुछ छोटी चाची का किया धरा है, पर आप और अनुराग के ऊपर तो उनका भूत सवार है और वह आप लोगों को कभी गलत दिखती ही नहीं। देखिए कैसे मुस्कुरा रही है यह सब कुछ देखकर, लेकिन आपको अभी भी वह सही दिखेंगी। वश में जो कर रखा है आपको और अनुराग को। आज अनुराग ने उनकी वजह से मेरे ऊपर हाथ उठाया। दिव्या के ससुर जी ने बोला, मुझे सब पता है, मैं इसकी एक एक हरकत जानता हूँ और मैं कोई इसके वश में नहीं। जो करता हूँ मजबूरी में करता हूँ। हाँ, अनुराग इसके वश में है बुरी तरह से, और कभी भी यह औरत उसका कुछ भी बुरा कर सकती है। इसलिए मैं आज तक जो यह चाहती है चुपचाप कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपने अनुराग को खोना नहीं चाहता। क्योंकि यह नीच औरत, जैसे इसने तेरी सास और तेरी मंजली चाची सास और मेरी माँ यानी कि तेरी दादी सास की जान ली है, वैसे ही यह मेरे अनुराग की भी जान ले लेगी। दिव्या ने बोला, पापा आपको सब कुछ पता है? दिव्या के ससुर जी ने बोला, हाँ बेटा मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए मैं कभी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप इसके कहे पर ही चलता रहता हूँ। छोटी चाची अभी भी हॉल में खड़ी होकर कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रही थी। अब तो मंजले चाचा ससुर भी हैरान हो गए कि बड़े भाई को सब कुछ पता था और फिर भी वह अब तक चुप थे। ऐसी क्या मजबूरी थी? दिव्या ने बोला, क्या हुआ पापा, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? अनुराग को कुछ नहीं होगा, रूम में बंद ही तो है, थोड़ी देर में गुस्सा ठंडा होगा तो रूम खोल देंगे। दिव्या के ससुर ने बोला, तू नहीं जानती यह औरत कुछ भी कर सकती है, या मेरे अनुराग की जान ले लेगी। दिव्या ने बोला, पापा ऐसा कुछ नहीं होगा, अनुराग अभी भी चुपचाप पलंग पर बैठा हुआ है। दिव्या ने ससुर जी से पूछा, पापा प्लीज़ बताइए क्या हुआ था दादी को? जब आप भी सारी सच्चाई जानते थे तो आज तक आपने इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? दिव्या के ससुर जी ने बोला, मेरी मजबूरी थी बेटा, मैं बहुत मजबूर था। इसने अनुराग को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा है। पता नहीं अनुराग पर कौन सा जादू टोना किया है इसने। अनुराग बुरी तरह से इसके वश में है और यह जो चाहे जब चाहे अनुराग से करवा सकती है, अनुराग की जान भी ले सकती है। देखो अभी भी अनुराग पूरी तरह से इसके वश में है और यह जो बोलेगी वही वह करेगा। दिव्या ने बोला, कुछ नहीं होगा पापा, बुराई कभी नहीं जीतती। यह आज तक इसलिए सब कुछ करती आई क्योंकि आप लोगों ने खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त किया है। आप बताइए क्या हुआ था दादी को? दिव्या के ससुर जी ने बोला, तेरी दादी काफ़ी बूढ़ी हो गई थी और एक दिन मैं उनके कमरे में ही था। मैं वॉशरूम के अंदर था और तेरी छोटी चाची उनके कमरे में आई। उसे पता नहीं था कि मैं वॉशरूम के अंदर हूँ। मैं वॉशरूम से बाहर निकलने ही वाला था कि माँ और छोटी बातें करने लगी और मैं वहीं से उनकी बातें सुनने लगा। दादी ने बोला कि अब मैं काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ, कभी भी यह दुनिया छोड़कर जा सकती हूँ। मेरे जो जेवर है वह मैं अपने तीनों बेटों में बराबर बांटना चाहती हूँ। अब 2 बहुएं तो रही नहीं, तो उन दोनों का हिस्सा उनके पतियों को दे दूंगी और तू अपना हिस्सा ले ले। तो छोटी चाची ने बोला, नहीं कोई जेवर नहीं बटेंगे, यह सब कुछ मैं अकेले रखूंगी क्योंकि मैं इस घर की अकेली बहू हूँ। भैया जेवर लेकर क्या करेंगे? दोनों भाभियाँ तो अब इस दुनिया में है नहीं। तब माँ ने छोटी से बोला था कि मेरी बहुएं नहीं है तो क्या हुआ, मेरे बेटे और उनके बच्चे तो हैं, इसलिए मेरे जेवर के 3 हिस्से होंगे। तो छोटी ने बोला, आप चुपचाप रहिए, कोई हिस्सा नहीं होगा, यह सब कुछ मुझे और मेरे बच्चों को ही मिलेगा। ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जैसे आपकी दोनों बहुओं को खामोश किया है आपको भी खामोश करते देर नहीं लगेगी। मैंने और माँ ने जब यह सुना तो हम हतप्रभ रह गए। माँ भड़क उठी, क्या बोल रही है तू? तूने मेरी दोनों बहुओं को मारा है? आज मैं सबको बता दूंगी कि तू धन संपत्ति के लिए कितना नीचे गिर सकती है और अब मुझे मारने की बात कर रही है। मेरे जेवर सब में मैं बराबर बांटूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं वॉशरूम के अंदर ही था, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत हैरान हो गया था यह सब कुछ सुनकर कि अचानक उसने तकिया उठाकर माँ के मुंह पर दबा दिया। मैंने जैसे ही देखा कि उसने तकिया माँ के मुंह के ऊपर दबा दिया है, मैं दौड़कर वॉशरूम से उसकी तरफ आया और उसे खींचकर पीछे की ओर धक्का मारा, लेकिन माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और इस तरह से तकिया मुंह पर दबाने से तुरंत ही माँ का दम घुट गया और माँ इस दुनिया से चली गई। मुझे थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता कि यह सच में ऐसा कुछ कर सकती है तो मैं उसी वक्त वॉशरूम से बाहर निकल जाता, लेकिन उसने एकाएक माँ के ऊपर हमला कर दिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कोई औरत इतनी शातिर कैसे हो सकती है, इतनी क्रिमिनल माइंडेड कैसे हो सकती है।
कि वह इतनी आसानी से अपनी 2 जेठानियों और सास की जान ले ले। मैंने बोला, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे पुलिस में दूंगा। तो वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, पहले अपने बेटे को तो संभाल। मैंने देखा अनुराग छत पर चला गया है। मैंने अनुराग को आवाज दी, वह कुछ नहीं सुन रहा था। छत पर बिल्कुल किनारे पर आकर खड़ा था। तेरी छोटी चाची सास ने बोला, बहुत अच्छे से वशीकरण किया है तेरे बेटे का, और मैं अभी बोलूंगी तो वह अभी छत से नीचे कूद जाएगा। क्या बताएगा सबको कि मैंने अपनी दोनों जेठानियों और सास को मारा है, लेकिन साबित कैसे करेगा? और पुलिस के पास जाने से पहले यह सोच ले कि अनुराग का क्या होगा, क्योंकि मैं जो बोलूंगी वही अनुराग करेगा। तो अपना मुंह बंद रख और जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही कर, या तो जैसे अपनी पत्नी को खोया है अपने बेटे को खोने के लिए तैयार हो जा। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मैं छत पर दौड़ कर गया ताकि अनुराग को पकड़ कर नीचे ले आऊं, लेकिन मैं जैसे ही उसके करीब जाता था अनुराग छत से कूदने को तैयार हो जाता था, और फिर मैं मजबूर होकर नीचे आ गया और छोटी के हाथ जोड़ने लगा कि अनुराग को नीचे बुला लो, तुम जो बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। छोटी ने हंसते हुए बोला, वह तो मुझे पता ही है, मेरे से कोई नहीं जीत सकता। चल तुझे यह भी बता देती हूँ कि तेरी पत्नी को मैंने करंट लगाकर मारा है और मंजली जेठानी को उसकी दवाइयाँ बदल कर मारा है, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तेरी माँ को मैंने कैसे मारा या तो तूने देख ही लिया। अब अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है तो जो जैसा बोलूँगी वैसे ही करते रहना, और कभी किसी को पता मत चलने देना कि तुझे मेरे बारे में सब कुछ पता है। ससुर जी के मुँह से यह सारी बातें सुनकर दिव्या और मंजली चाचा जी हैरान हो गए। मंजली चाचा जी ने बोला, भैया आपको सब कुछ पता था और आप मजबूरी में इस नीच औरत का साथ दे रहे थे। दिव्या को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसने बोला, आज मैं इस नीच औरत को छोड़ूंगी नहीं, इसे पुलिस में दूंगी। तो चाची हंसने लगी और बोली, क्या बोलोगी पुलिस से कि मैंने इस घर की 3 औरतों को मारा है? बेवकूफ लड़की, साबित कैसे करोगी? पहले अपने पति की चिंता करो, जरा देखो तो तुम्हारा पति क्या कर रहा है। दिव्या घबराकर अनुराग की तरफ देखने लगी। अनुराग पंखे से फांसी का फंदा लगा रहा था। दिव्या जोर जोर से चिल्लाने लगी, अनुराग यह तुम क्या कर रहे हो? बाहर आ जाओ, दिमाग को काबू में लो, तुम क्या कर रहे हो? अनुराग के पापा भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। सब लोग अनुराग को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनुराग किसी की ओर नहीं देख रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दिव्या के ससुर जी छोटी चाची सास के हाथ जोड़ने लगे और बोले, नहीं छोटी, मेरे बेटे को बख्श दे, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, जैसे आज तक नहीं बोला है। मेरी बहू अभी बच्ची है, उसे नहीं पता तो कितनी पहुंची हुई खिलाड़ी है और क्या कर सकती है। मैं उसे समझा दूंगा, तू अनुराग को छोड़ दे। लेकिन छोटी चाची बोल रही थी, आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। तेरी यह बहू बहुत हवा में उड़ रही थी ना, आज दिखाती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। किसी के पास दम है तो अनुराग को मेरे वशीकरण से निकाल कर दिखाए। अनुराग वही करेगा जो मैं कहूँगी। मंजले चाचा ने भी छोटी चाची के हाथ जोड़ लिए और बोले, तुम्हें हमसे दुश्मनी है ना, सारी संपत्ति ले लो, हमारे बच्चों को तो छोड़ दो। बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अनुराग की अभी उम्र ही क्या है, छोड़ दो उसे। हम सब यहाँ घर छोड़कर सब कुछ तुम्हें देकर चले जाएंगे, पर हमारे बच्चों को छोड़ दो। लेकिन छोटी चाची अपने ही गुमान और अहंकार में अलग ही दुनिया में जा चुकी थी। उसे लग रहा था कि वह सबसे ताकतवर इंसान है इस दुनिया की और उसे कोई नहीं हरा सकता। दिव्या को समझ में आ गया था कि छोटी चाची सास ने बहुत बुरी तरह से अनुराग को अपने वश में ले रखा है और उनके वश से अनुराग को निकालना आसान नहीं है। लेकिन दिव्या को यह भी बात पता थी कि ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती इस दुनिया में, और दिव्या दौड़कर घर के मंदिर की तरफ भागी। मंदिर में जाकर दिव्या ने अपने आराध्य हनुमान जी से प्रार्थना की, बजरंगबली आप तो सब कुछ देख रहे हैं, आप सब जानते हैं, वह पापनी अपने जादू टोने से आपके संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। आज आपको अपनी शक्ति उस औरत को दिखानी ही पड़ेगी, वह अपने अहंकार में चूर हो चुकी है। हे बजरंगबली, मैं बचपन से ही आपकी पूजा करती आ रही हूँ और मुझे पता है आप हर मुसीबत से मुझे बाहर निकालेंगे। बजरंगबली, आज अपनी शक्ति से इस अहंकारी औरत को दिखा दीजिए और इसे बता दीजिए कि संसार में ईश्वर से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। कोई काली शक्ति कभी ईश्वर की शक्ति का सामना नहीं कर सकती। बजरंगबली, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है और आज सच्चे मन से आपको पुकारा है तो आज आप अपनी शक्ति दिखा ही दीजिए। कहकर दिव्या ने मंदिर में पड़ा हुआ जल का कलश उठाया और लेकर अनुराग के कमरे की तरफ भागी और जोर से जय बजरंगबली बोलते हुए
लोटे का सारा जल अनुराग के ऊपर खिड़की से फेंक दिया। जैसे ही बजरंगबली का जल अनुराग के शरीर के ऊपर पड़ा, वह होश में आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करने जा रहा था। उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा खोला और बोला, यह क्या हो रहा है? यह मैं कमरे में बंद होकर पंखे में फंदा क्यों लगा रहा था? दिव्या अनुराग के गले लगकर रोने लगी और बोली, तुम छोटी चाची के जाल में फंस चुके थे। इसने तुम्हारा वशीकरण कर रखा था। आज तुम बजरंगबली की कृपा से इसके जाल से बाहर आ चुके हो। अनुराग को सही सलामत देखकर दिव्या के ससुर जी बहुत खुश हुए और बोले, दिव्या, आज तुमने दिखा दिया कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है और किस तरह से पत्नी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। ईश्वर की शक्ति के दर्शन करा दिए आज तुमने इस काली शक्ति को। कहकर छोटी चाची की ओर देखा और बजरे चाचा जी ने एक जोरदार तमाचा छोटी चाची को लगाया और बोला, अब तेरा सारा खेल खत्म हुआ। तुझे हम जरूर पुलिस में देंगे, बस थोड़े सबूत हमारे हाथ लग जाए। छोटी चाची को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह बोली, रुको, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ टोने टोटके कर सकती हूँ? अभी देखो मैं क्या कर सकती हूँ। सबको लगा अब यह क्या करने वाली है कि तब तक छोटी चाची अपने कमरे से रिवॉल्वर लेकर आ गई। यह देखकर सब हैरान हो गए कि वह इतनी क्रिमिनल माइंडेड कैसे हो सकती है। जादू टोने के साथ साथ इतने क्रिमिनल तरीके से लोगों को मार देती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि छोटी चाची सास के हाथ में लोडेड रिवॉल्वर थी। छोटी चाची ने दिव्या को अपनी तरफ खींच लिया और बोला, सारे कलह की जड़ यह है, जब से इस घर में आई है मेरे सारे काम बिगाड़ रही है और इसने आज मेरा इतना बड़ा जाल तोड़ दिया जो मैंने बचपन से अनुराग के ऊपर कर रखा था। अब तो मैं इसे ही खत्म कर दूंगी। देखती हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। जो कोई भी छोटी चाची की ओर उसे रोकने के लिए आ रहा था तो छोटी चाची सीधा बंदूक दिव्या की कनपट्टी पर लगा दे रही थी और बोल रही थी, दूर रहो मुझसे, तुरंत गोली मार दूंगी इसे। बहुत खुश हो रहे हो तुम लोग कि दिव्या मां बनने वाली है, तुम्हारी अगली पीढ़ी आने वाली है। देखती हूँ कैसे बनती है यह माँ। अनुराग ने बोला, चाची प्लीज दिव्या को छोड़ दीजिए, हम लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। आपको जो चाहिए आप सब ले लीजिए, प्लीज दिव्या को छोड़ दीजिए। दिव्या के ससुर जी ने भी बोला, छोटी रहम करो, दिव्या भी बच्ची है, उसकी कोख में इस खानदान का वारिस है, बख्श दो दिव्या को। लेकिन छोटी चाची तो अपने ही गुमान में जी रही थी और बोल रही थी, क्यों, मुझे अभी थप्पड़ मारा था ना, अब मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। दिव्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे कि एकाएक हॉल में दिव्या को अपनी सासू माँ की तस्वीर दिखी और दिव्या के मुंह से निकला, माँ मुझे बचा लीजिए, माँ मेरे पेट में आपके बेटे का बच्चा है, इस खानदान का वारिस है, यह नीच औरत मुझे मार डालेगी, माँ मुझे बचा लीजिए। और दिव्या पूरे जोर से अपनी सासू माँ की तस्वीर को देखकर आवाज लगा रही थी। छोटी चाची हंस रही थी, यह मरी हुई मेरी जेठानी तुझे बचाने आएगी। कि एकाएक जोर की आवाज आई हॉल में और सामने दिव्या की सासू माँ खड़ी थी, जिसे देखकर सब सहम गए। उन्होंने बोला, अब तेरा खेल खत्म हो गया छोटी, बहुत बर्बादी कर ली तूने इस घर में और अब तू मेरे वंश को मारना चाहती है, मेरी बहू को मारना चाहती है। आज मेरी बहू ने मुझे पुकारा और मुझे उस दुनिया से इस दुनिया में आने के लिए मजबूर कर दिया। सब कुछ बर्दाश्त कर लिया हमने, लेकिन अब तेरी और गलतियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज जिस दर्द में मेरी बहू ने मुझे पुकारा, उसकी आवाज इस ब्रह्मांड से होते हुए उस दुनिया तक पहुंच गई जहां हम जैसी आत्माएं रहती हैं। और मुझे ईश्वर ने कुछ देर के लिए तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचाने के लिए यहाँ भेज दिया। अब तेरा खेल खत्म। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। दिव्या की चाची तो जड़ हो गई थी। उसे समझ में आ गया था कि अब तो उसका खेल खत्म। उसकी पकड़ दिव्या पर थोड़ी ढीली हो गई थी और दिव्या उसके चंगुल से निकलकर आगे की ओर भागी। छोटी चाची ने सोचा, मेरा मरना तो तय है, लेकिन इसे तो मारकर ही मरूंगी, क्योंकि इसने ही मेरा सारा खेल बिगाड़ा है। और उसने गोली दिव्या की ओर चला दी, लेकिन दिव्या की सासू माँ की आत्मा ने उस गोली को अपने हाथों से पकड़ लिया और बोला, यह सब इंसानों पर काम करता है, आत्माओं पर नहीं। मेरे यहाँ रहते मेरे परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कहकर उसने अपनी देवरानी को गले से पकड़कर हवा में टांग दिया। 2 पल में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसका शरीर जमीन पर निढाल पड़ा हुआ था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ हो सकता है। दिव्या की सासू माँ ने बोला, जैसे हमारी मौत का कोई सबूत नहीं मिला था और हमारी मौत को हार्ट अटैक माना गया था, वैसे ही इसकी मौत का भी कोई सबूत नहीं मिलेगा और यह भी हार्ट अटैक की मौत
मानी जाएगी। वैसे भी जब इस घर की 2 बड़ी बहुएं हार्ट अटैक से मर चुकी है तो इस छोटी बहू को भी तो हमारा साथ देने के लिए हमारे पास ही होना चाहिए। कहकर दिव्या की सासू माँ ने दिव्या और अनुराग की तरफ आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठा दिया। दिव्या और अनुराग ने माँ के हाथ जोड़ लिए और सासू माँ वहां से गायब हो चुकी थी। छोटी चाची की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। उनके बच्चे वहां खड़े हतप्रभ जड़ होकर सब कुछ देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर के सारे सदस्य सदमे में थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आज बुराई का अंत हो चुका था और बुराई का अंत करने के लिए ईश्वर खुद धरती पर आए थे, क्योंकि कभी कभी बुराई का अंत करने के लिए ईश्वर को धरती पर आना ही पड़ता है।